बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखनी है जब हम डिफरेंस ऑफ मीन पर होंगे, यानी कि हमारे पास डिफरेंसेस ऑफ मीन है। इसका हमने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। याद रखिएगा, ये हमारे पास 2 पॉपुलेशंस के लिए होगा। फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास, उससे हम सैंपल ड्रॉ करेंगे, फिर इसी तरह सेकंड सैंपल होगा, हम उससे सैंपल ड्रॉ करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये भी एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ मैं थ्योरेटिकल आपको कवर करा रहा हूँ, फिर जब इनके न्यूमेरिकल आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि ये किस तरह हमारे पास बनती हैं। बहरहाल याद रख लीजिए कि हमारे पास इसमें x बार 1 होगा, इसमें हमारे पास x बार 2 बनेगा, यानी कि फर्स्ट सैंपल का मीन बनेगा हमारे पास, और इसी तरह करके हमारे पास जो है सेकेंड सैंपल से आने वाला मीन बनेगा। फिर हम इनकी जॉइंट टेबल एक बनाएंगे जिसको हम x बार 1 माइनस x बार 2 या डिफरेंसेस कहेंगे। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी, वो आपके सामने मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वही हमारे पास इसका मीन आ जाता है। तो याद रखिएगा x बार 1 माइनस x बार 2 जो है ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और इसका जो मीन होगा इसका ही अपना एक वेरिएंस होगा। तो इसका जो मीन होगा वो हमारे पास म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास था उसको हम लोगों ने म्यू x बार का नाम दे दिया था, लेकिन अब डिफरेंस है तो इसलिए हम इसको म्यू x बार 1 और x बार 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो मीन होता है ऑब्वियसली वो म्यू 1 माइनस म्यू 2 होगा। म्यू 1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन है और म्यू 2 जो है वो हमारे पास सेकंड पॉपुलेशन का मीन है। तो याद रखिएगा कि इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो फर्स्ट पॉपुलेशन के मीन माइनस सेकंड पॉपुलेशन के मीन से आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह इसकी मैंने सामने आपको एग्जांपल दी है, इसको एक्सप्लेन किया है। म्यू x बार 1 जो होगा वो म्यू 1 होगा, म्यू एक्सपेक्टेड ऑफ x बार 2 जो होगा वो म्यू 2 होगा। बिल्कुल इसी तरह जी इसका वेरिएंस होगा, और वेरिएंस पर जब हम जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वेरिएंस है वो अब हमारे पास जिस तरह सिंगल का था, अभी ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो 2 पॉपुलेशंस हैं, तो उसमें सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2 बनेगा। क्योंकि माइनस का साइन था, मैंने इसकी पहले एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन की है, आप मेरी वो वीडियो भी देख लीजिए कि वो माइनस जो है वो प्लस में क्यों चेंज हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं हमारे पास, इनका कोवेरिएंस आएगा, कोवेरिएंस जो होता है वो 0 हो जाता है, तो इसी वजह से हमारे पास प्लस क्वांटिटी रह जाएगी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट टर्म है वो कोवेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट का 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर x बार 1 जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। और याद रखिएगा ये उस वक्त होगा जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इसका स्टैंडर्ड एरर आएगा जी। अब क्या आएगा जी, हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली n1 और n2 भी आएगा। इसी तरह अगर आप देख लीजिए, अगर हमारे पास वो अननोन है सिग्मा, तो हम उनको पॉपुलेशन के वेरिएंसेस से क्या करेंगे जी, रिप्लेस करेंगे, और वो हमारे पास s1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस s स्क्वायर 2 ओवर n2 आ जाएगा। तो ये आपके पास याद रखिएगा कि इसमें सैंपल के साइजेस जो होंगे वो दोनों के दोनों जो होंगे वो आर ग्रेटर होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए। तो फिर हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह करके मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन फिर कर दिया है कि जी हमारे पास करेक्शन फैक्टर लगता है, और करेक्शन फैक्टर की मैंने आपको पहले वजाहत की है कि जब n हमारे पास स्मॉल n जो है वो कैपिटल N के 5% या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये करेक्शन फैक्टर साथ आता है, और अगर हमारे पास 5% से कम होता है तो फिर हम इस करेक्शन फैक्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखें ना, ये हमारे पास इसको कहते हैं हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है जी हमारे पास स्मॉल n होता है और कैपिटल N होता है, इसको हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहलाती है। अब आप अगर अपने करेक्शन फैक्टर को देखें तो बेसिकली ये इसी शक्ल में लिखा हुआ है, n माइनस हमारे पास स्मॉल n है, और हमारे पास डिवाइजर में क्या आता है जी, कैपिटल N है हमारे पास,
और -1 है। तो अब आपको पता है कि जब पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली n-1 जो है वो n के इक्वल ही आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे लिख लूँगा, इसको मैंने ऐसे ही लिख लेना है -n और डिवाइज़र में क्या आ जाएगा जी, मेरे पास कैपिटल N आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैपिटल N जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंपल क्या आ जाएगा, 1 माइनस n ओवर कैपिटल N आएगा, जिसको मैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन का नाम दे रहा हूँ। तो अब अगर ये वाला फैक्टर n माइनस एन वाला, यानी कि जिसको हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं, अगर ये हमारे पास 0.05 से कम आएगा तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो कंसीडर होता है। तो ज़ीरो कंसीडर होने का मतलब ये है कि हमारे पास हमने ये फ्रैक्शन यूज़ ही नहीं की है और वो 1 ही रह गया, और ये वाला सारा फैक्टर जो है फिर ओबियसली वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा और ये इसके इक्वल है। तो बहरहाल कुछ बुक्स में जो है वो 5% है, कुछ इसको 10% भी रखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें ये 5% ही कंसीडर किया जाता है। तो ये वाला सारा फैक्टर जो है ना हमारे पास करेक्शन फैक्टर, ये जो है सारा फैक्टर ये जो है जी 0.05 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन को यूज़ कर लेते हैं करेक्शन फैक्टर को, अदरवाइज इसको फिर हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी चीज़ की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है आप लोगों को मैंने उस वक्त भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास दोनों नोन है और नॉर्मल पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल बनाएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है और सिग्मा अननोन है तो फिर हम सैंपल के साइज को देखेंगे। अगर सैंपल का साइज लार्ज है तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल बनेगा, लेकिन अगर सैंपल के साइजेस दोनों छोटे हैं, हमारे पास n1 भी छोटा है और n2 भी 3 से छोटा है, तो ऑब्वियसली फिर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाएगा, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है क्योंकि सैंपल का साइज ही होता है, और यही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम बाद में अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे जब मैं आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँगा। तो बहरहाल ये पूल्ड वेरिएंस कहलाता है जो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपने जब टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा, या एस्टिमेशन जब हम कर रहे होंगे उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। तो बहरहाल ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके सामने इस वक्त लिख दिए हैं। और अब देखते हैं जी, इसमें है कि नॉन नॉर्मल है और सिग्मा नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। अगर तो हमारे पास जी वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे जाएंगे हम, अगर हमारे पास स्टैंडर्डाइज वेरिएबल फिर ये बन जाएगा हमारे पास, उसकी तशरीह मैंने आपके सामने की है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इफ़ द सैंपल साइज आर सफिशिएंटली लार्ज, के सैंपल साइज दोनों लार्ज है लेकिन पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है, लेकिन सैंपल का साइज लार्ज है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी x बार 1 माइनस x बार 2 की वह अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होगी, और फिर हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनेगा वो यही बन जाएगा। और अगर हमारे पास फिर के होता है कि हम अगर सिग्मा अननोन होता है तो फिर ओबियसली फिर हमारे पास जो है ना सैंपल के साइज़ की बजाय हम, यानी कि सिग्मा स्क्वायर की बजाय हम S1 स्क्वायर और S2 का सहारा ले लेते हैं। तो ये याद रख लीजिए, बस इसमें यही चीज़ें आपको समझानी है कि अगर पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है तो रिगार्डलेस टू द सैंपल साइज, सैंपल के साइज से फिर हमें गर्ज नहीं होती है। हमारा जो पेरेंट पॉपुलेशन अगर नॉर्मल है तो x बार 1 माइनस x बार 2 जो है वो एग्जैक्टली नॉर्मल बनेगा ही बनेगा। इसी तरह अगर हम सिंगल मीन में थे तो x बार जो था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था। लेकिन अब इन केस अगर नॉर्मल नहीं है हमारे पास पेरेंट पॉपुलेशन, तो फिर हम सैंपल के साइज़ को देखते हैं कि सैंपल का साइज़ लार्ज होना चाहिए। और लार्ज की मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसकी वजाहत की थी कि ज़रूरी नहीं है कि 30 हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बस ये होना चाहिए कि आपके पास सैंपल का साइज़ लार्ज होना चाहिए। तो मैंने कुछ बुक्स का आपको हवाला दिया था, कुछ ऑथर्स का हवाला दिया था, उसमें कॉकरान का नाम मैंने लिया था, ऑक्सफोर्ड, तो मैंने उनका भी ये जिक्र किया था कि उन्होंने भी यानी कि 60 या उससे ज़्यादा सैंपल को भी उन्होंने स्मॉल सैंपल का नाम दिया है। तो कुछ इसको 30 कह रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो 30 के सैंपल को लार्ज कंसीडर करते हैं। तो बस यही चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, अगर पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है लेकिन सैंपल का साइज़ लार्ज है तो फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाते हैं, और सिग्मा अगर नोन है तो सैंपल का साइज़ लार्ज हो तो फिर हम उससे एस स्क्वायर को उसकी जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब है जी प्रोपोर्शन है हमारे पास। प्रोपोर्शन बेसिकली अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम इसको बना रहे होते हैं।
लेकिन क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन होती है, आपको मैंने पहले बताया है। अगर आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो काइंडली आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेरा वीडियो लेक्चर है आप उसको देख लीजिए। मैंने बाइनोमियल से नॉर्मल की अप्रॉक्सीमेशन को डिस्कस किया था जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो पीक हैट बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होती हैं और टोटल एनसीएम सैंपल साइज से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे हम इवन नंबर का प्रोपोर्शन लेना चाह रहे हैं तो सपोज करता हूँ जैसे मेरे पास एक पॉपुलेशन ही है, मेरे पास यानी कि 1 है, इसी तरह 1 है, हमारे पास 2 है, 3 है। मैं अगर इसका प्रोपोर्शन इवन नंबर का लूँगा तो मेरे पास इसका जो प्रोपोर्शन आएगा सैंपल में तो वो मेरे पास जी क्या बनेगा, x ओवर स्मॉल n बनेगा। तो अब x मेरे पास जो है वो मेरे पास वो आउटकम्स हैं, वो रिजल्ट्स हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। और मेरा इंटरेस्ट इस वक्त इसमें इवन नंबर में, तो इवन नंबर मेरे पास इस वक्त जो है ना 1 है और टोटल मेरे पास कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो मेरा प्रोपोर्शन जो बनेगा जी वो ये बन जाएगा 1/3। अब याद रखिएगा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, लेकिन बाइनोमियल के पीछे भी लॉजिक है कि अगर सैंपल का साइज लार्ज हो जाता है तो आपको पता है कि वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच कर जाती है। तो अब इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी हैड का जो मीन होगा वो याद रखिएगा एग्जैक्टली नॉर्मल के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा, एग्जैक्टली नॉर्मल के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। और इसी तरह जो इसका वेरिएंस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, पी क्यू ओवर एन के इक्वल होगा अगर हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर करेक्शन फैक्टर साथ आ जाता है। ये हमारे पास जो है वेरिएंस है और इसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे पास जो है वो ये आ जाता है पी क्यू ओवर एन का स्क्वायर रूट आ जाता है। दोनों साइडों पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर वही करेक्शन फैक्टर की कंडीशन आपको बता दी है कि स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन की अगर 5% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें करेक्शन फैक्टर का सहारा लेना पड़ता है, अदरवाइज हम इसका सहारा नहीं लेते। वो मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है। तो अब यही चीज़ आके एक्सप्लेनेशन में मैंने कर दी है जी। इसकी शेप को देख लेते हैं। तो इसकी शेप का मैंने आपको बताया था कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सैंपल का साइज लार्ज हो जाता है तो पी हेड जो है वह अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाती है। और आपको पता है कि नॉर्मल बाइनोमियल एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें करेक्शन फैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो फैक्टर है ये कंटिन्यूटी करेक्शन कहलाता है। और कंटिन्यूटी करेक्शन हमें लाजमी यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि डिस्क्रीट से हम कॉन्टिन्यूस की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ बुक्स में जो है वो विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, वो मैंने आपके सामने राइट कर दिया कि आप लोगों के पास जो होता है पी हैट यानी कि रैंडम वेरिएबल है उसका मीन है और उसी रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड एरर होती है जी। तो इससे मेरे पास अपना एक नया रिजल्ट बन जाएगा जिसको हम जो है ना स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो ये मेरे पास कंटिन्यूटी करेक्शन के साथ है। आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, जिस तरह चाहे आप इस फार्मूले को इस्तेमाल में ले आएँ। ये बेसिकली उस वक्त होगा जब हमें रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ होगा और ये उस वक्त होगा जब हमें प्रोपोर्शन परसेंटेज की शक्ल में या प्रोबेबिलिटी की शक्ल में दिया हुआ होगा, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये विदाउट करेक्शन कंटिन्यूटी है और ये विद कंटिन्यूटी करेक्शन है। तो विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं है जी, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। ये विद है, विद कंटिन्यूटी करेक्शन, ये विदाउट नहीं है ये वर्ड, ये विद है। इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ विद को, ताकि आपके जहन में रहे कि ये विद है, सिर्फ यहाँ तक, विदाउट नहीं है जी। ये विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन है, तो ये विदाउट में है और ये विद में है। इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन हम साथ लगाते हैं, यानी कि 0.5 प्लस करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं, ताकि हमारा जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाए। इसको हम कंटिन्यूटी करेक्शन का नाम दे देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास डिफरेंस का है, बिल्कुल उसी तरह ये भी वही चीज़ है, जो कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे x⁻1 माइनस x⁻2 बनाया था, बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ भी हम बना रहे हैं। इसका मीन जो होगा p1 माइनस p2 के इक्वल होगा और इसका जो वेरिएंस होगा ऑब्वियसली वो p1 और ये वही चीज़ प्लस में आ जाएगी। इसका स्टैंडर्ड एरर होता है जी हमारे पास, और अगर हम करेक्शन फैक्टर लगाएंगे तो फिर ये चीज़ आएगी। लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिएगा, अगर P1 और ये P2 जो है दोनों इक्वल हैं तो इसको हम P के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो फिर हम इसे कॉमन निकाल लेंगे और वो आ जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2। तो वेन एवर द वैल्यूज ऑफ कॉमन प्रोपोर्शन इज नॉट नोन, तो फिर अगर हमारे पास ये नॉट मालूम नहीं होगी तो फिर हम लोग इसको एस्टिमेट कर लेते होते हैं। और एस्टिमेट के लिए हमारे पास ये तरीकाकार होता है कि हम उसको पी कैप सी का नाम दे देते हैं। पी कैप सी आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्यू कैप सी भी आ जाएगा, और फिर हम इसी फार्मूले के अंदर उसका स्टैंडर्ड एरर पुट करके
फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह करके जी अगर वो डिफरेंस नॉट इक्वल में आ रहा है तो फिर हम उसको अलग-अलग करके लिखते हैं, पी कैप 1 क्यू कैप 1 ओवर एन 1। तो बस ये याद रख लीजिएगा कि क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगी, क्योंकि सैंपल का साइज लार्ज ही लेना पड़ेगा इसमें, तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल इसका सामने बनकर आ जाता है। अब आप स्टैंडर्ड एरर को देख लीजिएगा कि वो कौन से फॉर्मूले से बनेगी, क्योंकि मैंने ये सारे आपको एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये फार्मूलाज कराने हैं, तो इसलिए अपने जहन में इनकी थ्योरीज को बिठाते जाइए। मैंने आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमारे पास दोनों इक्वल हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे पास पी और क्यू ये मालूम नहीं होते तो फिर इनको हम एस्टिमेट करते होते हैं, और एस्टिमेशन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है। तो ये एस्टिमेट किए जाएंगे जी, और इसको एस्टिमेट करने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। बिल्कुल इसी तरह करके अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर पर जा रहे हैं। कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो सिर्फ समझ लीजिए अभी कि ये हमारे पास बाइज्ड कहलाता है, और स्मॉल एस स्क्वायर जो है जी वो हमारे पास अनबाइज्ड कहलाता है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो अपने पैरामीटर के इक्वल आ जाएगी और इसके इक्वल नहीं आती है। तो इसका जो मीन है जी याद रखिएगा, जो स्मॉल एस होगा वो म्यू एस स्क्वायर जो होगा वो याद रखिएगा सिग्मा स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, और जो हमारे पास कैपिटल एस स्क्वायर होगा वो उसका इक्वल नहीं आता। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको बनाकर दिखाया है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर और एन माइनस 1 होता है, ये हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर कहलाएगा। और अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो याद रखिएगा कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल ही आ जाती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द मीन ऑफ द सैंपल वेरिएंस इफ सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएगी, दस इट इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। और अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर हमारे पास जो कैपिटल एस स्क्वायर होगा वो इसके इक्वल होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ ले जाकर, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास जब कैपिटल एस स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ बनेगी। और अगर हमारे पास करेक्शन फैक्टर भी लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो फिर ये साथ साथ करेक्शन फैक्टर्स भी साथ आ जाते हैं। स्मॉल एस स्क्वायर होगा तो फिर ये आएगा, और कैपिटल एस स्क्वायर है तो फिर ये चीज़ भी साथ आ जाती है। तो ये वेरिएंसेस हैं जी हमारे पास एडीपी एडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आते होते हैं, आप देख लीजिए। तो बहरहाल याद रखिएगा कि एस स्क्वायर जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। और अगर हम इनकी रेशो लेते हैं तो फिर वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन और काई ये इंशाल्लाह हम डिटेल में जाकर आपको डिस्कस करेंगे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम बताएंगे आपको कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसकी बेस क्या थी, कैसे ये वजूद में आई, और मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में अब इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त की सारी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, आप इसको प्रॉपरली किसी भी शक्ल में किसी भी फॉर्मेट में आप इसको देख सकते हैं। आप इसको वीडियो की शक्ल में देख लें, बहरहाल स्क्रीन में इस वक्त आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ में सारी आपको नज़र आ रही है। तो बस जी यही कुछ बातें थी जो आज आपसे मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से करनी थी। मैंने सारी डिटेल आपके सामने शेयर कर दी है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके पास रह गया हो। कुछ प्रूव्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन वो कराऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि इंशाल्लाह उसको हम बोर्ड प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाएं ताकि वो आपको एक अच्छी तरह समझ आ सके। बाकी जो नोट्स फॉर्म में है वो भी मेरे पास हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फीडबैक की उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे बताएंगे कि आपको वो किस तरह से समझने हैं। आपको आया वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की शक्ल में ही समझने हैं या आप उसको वीडियो बोर्ड प्रेजेंटेशन की शक्ल में देखना चाहते हैं। तो अपने फीडबैक से मुझे लाजमी इन्फॉर्म किया कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, किस तरह के टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।